Hi guys, today we are starting with the previous year questions discussion in ethics. ethics का जो एग्ज़ाम हुआ है 2013 से लेके अब तक, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं that we will discuss one by one each and every question कि उस क्वेश्चन का मतलब क्या है, उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है एंड हाउ टू आंसर दीज क्वेश्चंस. उसका क्या एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कौन कौन से टर्म्स उसमें आने चाहिए, राइट, किस तरह के एग्जाम्पल्स वहाँ पे होने चाहिए. तो लेकिन ये सीरीज शुरू करने से पहले लेट्स गो थ्रू द सिलेबस. एक बार इथिक्स का हम सिलेबस देखते हैं, उसको समझते हैं और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये जो अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको इस सिलेबस से कैसे रिलेट किया गया है, किस तरीके से ये सिलेबस से क्वेश्चन पूछे गए. राइट. तो इथिक्स का पेपर आपने सबने देखा ही होगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो देखे होंगे. उसमें दो पार्ट में होता है. पार्ट वन कंटेन्स द क्वेश्चन आंसर्स, पार्ट वन कंटेन द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सिलेबस. जो आपका सिलेबस के साथ मेजर बोलना चाहिए एरियाज हैं, दैट इज फर्स्ट इज, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट इज इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. पहला जो टॉपिक है वो है इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. सेकेंड टॉपिक इज एटीट्यूड. थर्ड इज aptitude and foundational values. Fourth is emotional intelligence. Fifth is moral thinkers. Six is ethics in public administration. And seventh is probity in governance. These are the 7 मेजर एरियाज जिसका कि उन्होंने फर्दर उसमें डिटेलिंग दी है कि पर्टिकुलर एरिया में, जैसे इथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस की अगर हम बात करें, देन इट इंक्लूड द इसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कंसिक्वेंस ऑफ इथिक्स इन ह्यूमन एक्शन. एक पार्ट ये है. डायमेंशन ऑफ इथिक्स क्या है, पब्लिक और प्राइवेट रिलेशनशिप में इथिक्स क्या है, ह्यूमन वैल्यूज क्या है, लेसन्स फ्रॉम द लाइफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ द ग्रेट लीडर्स, reformers and administrators, role of family, society and educational institution in inculcating values. So these comes under the ethics and human interface. So mostly in first section, that is part A, contains the questions from these areas of approximately 130 marks. Then in part B, there is case studies based on these topics of 120 marks. मार्क्स का जो डिवीजन है वही है. क्वेश्चंस कितने होते हैं? 130 मार्क्स के होते हैं, 130 मार्क्स के होते हैं, और जो केस स्टडीज हैं दे आर ऑफ 120 मार्क्स. लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो 130 के मार्क्स के क्वेश्चन है वो किस तरीके के क्वेश्चन इस एरिया से पूछे जाते हैं, उसका एक आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है. देखिए, आप कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जितनी भी स्टडी हो रही है दैट इज रिलेटेड टू गेटिंग सक्सेस इन द एग्जामिनेशन. और एग्जाम में आपको सक्सेस कब मिल सकता है? जब आपको ये पता हो कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. आप एक नॉर्मली किसी भी चीज़ को कहानी की तरह पढ़ते चले जाइए,
और आप इंटरेस्ट के साथ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अगर इस चीज़ को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं कि उस एरिया में से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है या क्या मेजर उस पर्टिकुलर टॉपिक में कौन से इंपॉर्टेंट एरिया हैं जहां पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो क्या होगा, एग्जाम के टाइम पे कहीं ना कहीं आप क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं पे बैक ऑफ द माइंड अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को स्टडी किया है तो आपको क्या है, उससे एक आइडिया होता है कि यूपीएससी एग्जाम पर्टिकुलर सेक्शन से, पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आप जब भी पढ़ेंगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा कि इस एरिया से इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए तो पर्टिकुलर एरिया में मुझे इस टॉपिक को फोकस करना है या इन चीजों को फोकस करना है। तो एग्जाम में सबसे जो सक्सेस पाने का जो सबसे बोलना चाहिए एक आसान तरीका है और सबसे कारगर तरीका जो है, इफेक्टिव तरीका है, वो यही है कि आप सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको बहुत अच्छे से स्टडी करें। पहले क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से स्टडी करें, आइडेंटिफाई करें कि किस तरह के क्वेश्चंस पर्टिकुलर एरिया से पूछे गए और यूपीएससी ने कितनी डेप्थ तक उस एरिया में पूछा है, और उसी के हिसाब से आप अपनी स्टडीज को प्लान करें। देखिए मोस्टली क्वेश्चंस क्या होते हैं, जनरली जो यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से क्या करती है, क्वेश्चंस को कई बार रिपीट करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आएगा, आपका सिलेबस में से अभी तक क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, मोस्टली इसमें तो इथिक्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए डायरेक्टली टर्म्स के ऊपर पूछे गए, जो कि आप यहाँ पे जैसे वैल्यूज के ऊपर पूछा गया है, व्हाट आर वैल्यूज, व्हाट इज इथिक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इथिक्स एंड वैल्यूज। तो डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी को उठाया गया है। तो जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग है अगर आप देखेंगे तो दैट इज रिलेटेड टू 3-4 एस्पेक्ट, 4-5 एस्पेक्ट हैं जहां पे इस चीज को क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है। लेकिन इनको पढ़ने से पहले एक बार आप ये देखिए कि अगर यहाँ पे जो 7 मेजर एरिया हैं, अगर हम इसको देखें तो वी कैन डिवाइड दीज एरियाज इनटू 3 सेक्शंस, जिसमें से कि एक सेक्शन देखिए ये वाला जो इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस है, ये एंड मॉरल थिंकर्स, दीज आर पार्ट ऑफ फिलॉसफी। क्योंकि इथिक्स क्या है, इथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, इथिक्स फिलॉसफी का ही एक ब्रांच है। तो दिस इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस इज एंड मॉरल थिंकर्स are directly part of philosophy, and aptitude and emotional intelligence, these are part of psychology. Right, and this is public administration. तो 3 मेजर एरिया हैं, वन इज फिलॉसफी जिसमें कि इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस आता है एंड मॉरल थिंकर्स आते हैं, जहाँ के किसी भी जो सब्जेक्ट है उसकी जो फिलोसफिकल इस्टेब्लिशमेंट है और किस तरह से उसका एक फिलोसफिकल फाउंडेशन है वो डेवलप हुआ है, दैट कम्स अंडर द इथिक्स एंड ह्यूमन फेस इंटरफेस एंड मॉरल थिंकर्स। और जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है इट कंटेन्स द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से होता है, उसको वैल्यूज और मोरल प्रिंसिपल्स स्टैंडर्ड्स किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं, इट कम्स अंडर द साइकोलॉजी पार्ट। थर्ड वन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और वी कैन से द अप्लाइड पार्ट ऑफ दिस डायमेंशन। इथिक्स का जो अप्लाइड पार्ट है दैट कम्स अंडर द इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। तो दीज आर 3 मेजर एरियाज, 3 सेक्शंस हैं जिसमें कि पूरे के पूरे सिलेबस को डिवाइड किया जा सकता है। एंड दिस इज द अप्लाइड पार्ट, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है इट इज अप्लाइड पार्ट ऑफ इथिक्स। तो क्वेश्चंस को इन्हीं बेसिस पे फॉर्म किया गया है, लेकिन इसमें डिफरेंट बोलना चाहिए, क्वेश्चंस फ्रेमिंग की जो अप्रोच है दे आर डिफरेंट। अगर अभी तक के आप पेपर को एनालाइज करोगे तो मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं दे आर बेस्ड ऑन आइदर इट इज डायरेक्टली आस्किंग अबाउट द टर्मिनोलॉजी,
That is, what do you understand by values, what do you understand by morality, what is ethics, what is constitutional morality. इस तरह के क्वेश्चंस जो है प्रीवियसली आए हुए हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, जैसे अगर हम 2019 की बात करें तो डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस. तो प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस इज अ मेजर टॉपिक. आपका जो 7th टॉपिक है दैट इज प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, एंड क्वेश्चन इज डायरेक्टली आस्किंग अबाउट इट्स एक्सप्लेनेशन कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, राइट. एंड इसमें भी 2 एस्पेक्ट है, वन इज डिफाइन द टर्म और व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग. सी, दोनों ही एस्पेक्ट पे आपको वर्क करना है. इसमें जितने भी टर्म आ रहे हैं, जैसे वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मॉरल्स हैं, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस है, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो इनकी एक जो टेक्निकल डेफिनेशन है दैट यू शुड नो. आपको पता होना चाहिए कि इस टर्म की एक टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, और वो आपको याद करनी है, मेमोराइज करनी है. पहले समझना है, उसके बाद उसको याद करना है, जिससे कि जब भी एग्जाम में डेफिनेटली किसी ना किसी टर्म को हर बार यूपीएससी उठाती है और पूछती है कि इसको आइदर डिफाइन करिए और आप व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट. अब जब ये पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट, तो उसमें आप क्या करते हो, जो उसकी टेक्निकल डेफिनेशन है उसको अपने टर्म में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो. दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग. और उसमें थोड़ा सा क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है पर्सन टू पर्सन. जो भी आप लिखोगे डिफाइन करने में तो जनरली ये हो सकता है कि आप एक टेक्निकल डेफिनेशन को जिस तरह से एक मान लीजिए ऑथर ने और पर्टिकुलर मोलर थिंकर ने उसको डिफाइन किया है, आप वो लिख के आ सकते हो. और सिमिलरली दूसरा बच्चा भी और स्टूडेंट भी क्या है, वही डेफिनेशन लिख के आ सकते हैं, राइट. दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन पार्ट. लेकिन जब आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में पूछी गई है तो कहीं ना कहीं आपका एक जो मॉरल थिंकर के साथ साथ आपका एक जो पर्सनल ओपिनियन है कि आप उस टर्म से क्या समझते हो, आपके उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो एग्जाम्पल यूज किए गए दैट विल बी डिफरेंट. तो आपको इन दोनों ही एस्पेक्ट पे वर्क करना है कि पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी, पर्टिकुलर टर्म 2 तरह से डिफाइन हो रहा है. मतलब एक उसकी डेफिनेशन है जो टेक्निकल डेफिनेशन है, सेकेंडली आपकी उसको लेके क्या अंडरस्टैंडिंग है. इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सेकेंडली अगर आप देखेंगे देन देयर आर कोटेशंस. डायरेक्टली जो मॉरल थिंकर्स ने कोटेशन दिए हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए या उनको आपकी उसको लेके क्या समझ है वो पूछा जाता है. जैसे 2019 का अगर हम बात करें, सो 6th क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डू ईच ऑफ द फॉलोइंग कोटेशंस मीन्स टू यू. एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, एंड इट वाज गिवन बाय सोक्रेटिस. जो सुकरात हैं, हिंदी में जिन्हें हम सुकरात कहते हैं, ही गेव this particular quotation or statement that an unexamined life is not worth living. So directly क्या कर रहे हैं, quotations उठा रहे हैं of moral thinkers. तो यहाँ पे moral thinkers के जो quotations हैं उसका explanation पूछा गया है. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस के टाइप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपीएससी किस किस तरह के क्वेश्चंस को इथिक्स में पूछ रही है. सम क्वेश्चंस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू टर्मिनोलॉजी, जो कि इथिक्स की टर्मिनोलॉजी है उससे रिलेटेड है, जिसमें कि उनको डिफाइन करने के लिए बोला गया है या आपकी उन टर्मिनोलॉजी को लेके क्या अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर बोला गया है, राइट. तो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू कोटेशंस. कि जो कोटेशंस हैं, महात्मा गांधी का कोटेशन है, सोक्रेटिस के कोटेशंस हैं, एंड देयर आर सेवरल अदर कोटेशंस. उनको एक्सप्लेन करवाया गया कि आप इन कोटेशन से क्या समझते हैं या आप इनको एक्सप्लेन कीजिए. थर्ड वन इज विच आर रिलेटेड टू द अप्लाइड पार्ट. तो जो इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस है,
मोस्टली तो क्या है, इसके ऊपर केस स्टडीज आती हैं कि अगर पर्टिकुलर एरिया में आप पब्लिक एज एडमिनिस्ट्रेटेड पोस्टेड हो और वहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसेस दी गई और उसके सर्कमस्टांसेस में जो डिलेमा क्रिएट हो रहा है या जो पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसके ऊपर क्या है, जनरली अप्लाइड पार्ट के ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज आती ही आती हैं। लेकिन क्वेश्चंस भी कई बार डायरेक्टली अप्लाइड पार्ट से आ जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे 2018 में क्वेश्चन आया है, सपोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज थिंकिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ डैम इन अ माउंटेन वैली बाउंडेड बाई फॉरेस्ट एंड इनहेबिटेड बाई एथनिक कम्युनिटीज, व्हाट रैशनल पॉलिसी शुड इट रिसोर्ट टू इन डेवलपिंग इन डीलिंग विद द अनफॉर्सीन कंटिजेंसीज। तो ये किस तरह का क्वेश्चन है, दैट इज रिलेटेड टू द अप्लाइड पार्ट, कि वहां पे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या है, किस तरह के इथिकल इश्यूज आएंगे, किस तरह की सर्कमस्टांसेस में किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस होंगी, वहां किस तरह के डिलेमास आएंगे और उनको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, राइट। तो टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट हो गया, कोटेशंस हो गया, अप्लाइड पार्ट हो गया। देन देयर कैन बी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द compare and contrast, राइट कि भाई, हालांकि ये बोलना चाहिए कि दैट इज रिलेटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्मिनोलॉजी ओनली। अगर आपसे पूछ लिया जाए, इस तरह का पूछा भी जाता है कि मोरालिटी और इथिक्स को आप कंपेयर कीजिए कि ये किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं या इनमें क्या समानताएं हैं, इस तरह के क्वेश्चन। तो दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन टर्मिनोलॉजी, जहां पे आपको उसकी जो डेफिनेशन है या उसका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो होनी चाहिए पर्टिकुलर टर्म की, तभी आप उसमें क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं या वहां पे जो भी सिमिलरिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो दीज आर द मेजर डायमेंशंस। जनरली इन्हीं डायमेंशंस पे और थोड़ा सा उनको मॉडिफाई करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या डायरेक्टली जैसे कि ये भी पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं। सो दैट कम्स अंडर द टर्मिनोलॉजी। और इन सारे के सारे जो भी बोलना चाहिए कि क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज फर्स्ट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी, and second is examples and case studies. An example can be आप जब भी किसी पर्टिकुलर टर्म को एक्सप्लेन करेंगे या सिचुएशन को एक्सप्लेन करेंगे तो देन यू हैव टू गिव सम एग्जांपल्स। उन्हीं एग्जांपल से आप उसको क्या करेंगे, लेसिडेट करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल्स और केस स्टडी क्या करते हैं, दे हेल्प यू एक्सप्लेनिंग द टर्म्स और द पर्टिकुलर सिचुएशन। तो यहाँ पे ये इंडिविजुअल लेवल पे हो सकते हैं, यानी आपका एक पर्टिकुलर अपना एक्सपीरियंस हो सकता है उसको लेके। देन देयर कैन बी, इट कैन बी ऑन लेवल ऑफ सोसाइटी। Examples can be from public administration. ऐसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जो कि उन पर्टिकुलर वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं। देयर कैन बी एग्जाम्पल फ्रॉम द पॉलिटिकल एरिया, पॉलिटिकल डायमेंशन, एंड जो पब्लिक लीडर्स हैं उनकी लाइफ से आप एग्जाम्पल यहाँ पे कोट कर सकते हैं, राइट। तो एक्सप्लेन करने के लिए ये सारे के सारे क्या है, इस तरह के एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे यूज करते हैं दैट आर रिलेटेड टू योर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, सोसाइटल एक्सपीरियंस। सोसाइटी में जो इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ से आप केस स्टडी उठा के डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन यू कैन टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम द लाइफ ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स। तो कई तरीके के एग्जाम्पल यहाँ पे आप कोट
कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं उन एग्जांपल्स के थ्रू वेरियस टर्म्स और टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजीज को, एंड यू कैन टेक सेवरल केस स्टडीज ऑल्सो टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी और सिचुएशन, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अगर आपको मार्क फैच करने हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का क्या होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए, एक ग्रास्प होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें समझने के बाद आपको जो फोकस करना है दैट यू हैव टू डू थ्रू प्रैक्टिस। फोकस आपका कहाँ पे होना चाहिए, जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस के ऊपर। देखिए किसी चीज़ को समझना एक अलग पार्ट है, और उस चीज़ को समझाना, जब आप एग्जाम में होते हो तो आप खुद नहीं समझ रहे होते हो, आप क्या कर रहे होते हो, एग्जामिनर को समझा रहे होते हो थ्रू योर राइटिंग्स। देन एंड इट इज अ स्किल टू मेक समबडी अंडरस्टैंड थ्रू योर राइटिंग्स। मैं आपको बोल के समझा रहा हूं, राइट, आई एम गिविंग यू लेक्चर्स, आई एम गिविंग यू टीचिंग्स थ्रू verbal communication, and you are communicating your ideas, your understanding through writing. तो यहां पे आपको अपना प्रैक्टिस किसके ऊपर करना है, राइटिंग के ऊपर करना है, बिकॉज दिस इज द मीडियम थ्रू विच यू कैन फेच द मार्क्स। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी टॉपिक को लेके बहुत अच्छी है, लेकिन आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की है, आपके जो राइटिंग स्किल्स हैं दे आर नॉट अप टू मार्क। तो कहीं ना कहीं आप अपने जो नॉलेज है उसको पूरी तरीके से पेपर पे क्या नहीं कर पाओगे, लिख नहीं पाओगे, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो ये गैप बहुत ज्यादा देखा गया है। लोगों को पता होता है कि पर्टिकुलर चीज क्या है, पर्टिकुलर क्वेश्चंस की डिमांड क्या है, लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, राइटिंग प्रैक्टिस कहीं ना कहीं उनकी कमी है, इसलिए वो क्या है उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो भाषा की जो लैंग्वेज की एक पकड़ होती है वो किसके थ्रू आती है, राइटिंग के थ्रू भी आती है। और जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आप उन चीज़ों को इजीली एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो इसीलिए, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको सेवरल टाइम प्रैक्टिस कीजिए। पहले उनको सबको एक बार देखिए, गो थ्रू होइए, उनको समझिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं किस एरिया से। उसके बाद क्या करना है, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। आप सपोज कीजिए आपने ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है इथिक्स एंड इंटरफेस, आपने इसको पढ़ लिया, इसको समझ लिया, अब इस एरिया के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, स्पेशली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। और उसको बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपकी जो कमियां होंगी आप उसको चेक कराइए, अपने कलीग से करा सकते हैं, आप अपनी फैकल्टी से चेक करा सकते हैं, या अगर आप किसी टॉपर्स के, बोलना चाहिए जो लोग इस एग्जाम में सक्सेसफुल हुए हैं, उनसे आप उसको अगर कांटेक्ट में हैं तो उनसे चेक करा सकते हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा, और बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप एक पर्टिकुलर टॉपिक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से आंसर कर सकते हैं। एंड इट कैन बी डन थ्रू ओनली प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सबसे ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना है, राइट। उसके बाद आप किसी इंस्टीट्यूट का, पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर का टेस्ट सीरीज उठा सकते हैं, वहाँ से आप डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी जो समझ है वो थोड़ी सी और वाइड होगी, और आपको पता चलेगा कि डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं, राइट। तो राइटिंग प्रैक्टिस से आपको दो चीज़ें, आपको जो होने वाला है मार्क्स फैचिंग में जो फ़ायदा होने वाला है वो ये होने वाला है कि पहले तो आपके जो राइटिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगे, आपकी पर्टिकुलर एरिया को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें आपके में क्लियरिटी आएगी कि यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। तो आप कहीं ना कहीं उस डायमेंशन पे ज़्यादा फोकस करोगे, और आपकी जो प्रिपरेशन है इट विल बी अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड द इट विल बी बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि आपको जो अपना बेस बनाना है वो दो ही चीज़ों को बनाना है, फर्स्ट इज सिलेबस एंड सेकेंड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द एग्जाम। अगर आप मेंस दे रहे जा रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हर हालत में करनी है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में इन क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करके जाना है, राइट। और देखिए इससे आपके जो मार्क्स हैं उसमें एक जो, अगर आपने पहले मेंस दिया है तो डेफिनेटली, और इस बार अगर आप मेंस दे रहे हैं तो उसमें एक डिफरेंस देखने को मिलेगा।
अगर आपने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन इथिक्स। तो पहले हम पार्ट 1 के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी ने पार्ट 1 से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। और विल ट्राई टू फॉर्म द स्ट्रक्चर, उस जो आंसर क्वेश्चन है उसका आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है, दैट वी विल सी एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि आप उसको किस बेहतर तरीके से आंसर कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट टॉपिक जो इसमें देखिए, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि सारे के सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज अरेंज किया है, जिससे कि आपको उनको पढ़ने में समझने में आसानी हो कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है किस एरिया से बिलोंग कर रहा है, राइट। कई बार हमें इस आइडेंटिफिकेशन में भी दिक्कत होती है कि ये क्वेश्चन किस एरिया का है। कई बार देखिए ऐसा होता है, मिक्स्ड होते हैं क्वेश्चन, दो या तीन एरिया को मिक्स करके पूछे जाते हैं, राइट। कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है क्वेश्चन की वो ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी उनको किसी ना किसी सेक्शन में हमने डाला है और कोशिश की है कि जो रिलीवेंट क्वेश्चन है एक पर्टिकुलर एरिया से वो सारे के सारे एक जगह आएँ, जिससे कि आप उसको इजीली समझ पाएँ कि ये इस एरिया का क्वेश्चन है और इसको किस तरीके से आंसर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। इन 2013 इथिक्स का पेपर 2013 में क्या हुआ था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और 2013 में यूपीएससी ने एक सैंपल पेपर अगस्त में अपलोड किया था, जिसके बेसिस पे ये बताया गया था कि इस पर्टिकुलर एरिया से किस तरह के क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे। सो दिस इज अ क्वेश्चन which has been asked in the sample paper in the 2013 which was uploaded by the UPSC, right. The question says, what do you understand by the ethical human conduct and in what ways is it important to be ethical along with being professionally competent। और एक चीज और बता देता हूं कि जो 2013 में जो सैंपल पेपर यूपीएससी ने अपलोड किया था उससे डायरेक्टली 50 मार्क्स के क्वेश्चन, नियर अबाउट 52 मार्क्स के क्वेश्चन क्या है डायरेक्टली 2013 के एग्जाम में पूछे गए थे। मतलब लगभग सेम टू सेम क्वेश्चन, यानी अगर देखेंगे तो अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो सेकंड पार्ट है इट इज एग्जैक्टली सेम। 2013 में जो क्वेश्चन आया है उसका जो सेकंड पार्ट है वो सेम है, जो कि सैंपल पेपर से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इसी तरह से जो 50 मार्क के क्वेश्चन है दे वर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द सैंपल पेपर। और यूपीएससी हर बार कुछ ना कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्टली क्या करती है और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस को पिक करती है और आपके एग्जाम में पूछती है। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को तैयार कर रहे हैं तो अगर वो क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपका उसके ऊपर क्या है बहुत अच्छा पकड़ हो जाएगा, आप बहुत जल्दी उसको आंसर कर दोगे, आपको वहां पे सोचने में उसमें टाइम नहीं लगेगा, राइट। तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरीके से आंसर किया। जो सेकंड पार्ट है दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हियर कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। तो यहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो टर्म है उसके ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग पूछी गई है कि जो ह्यूमन कंडक्ट होता है उसमें भी जो इथिकल ह्यूमन कंडक्ट है उससे आप क्या समझते हैं। कंडक्ट वी नो, कंडक्ट क्या होता है, कंडक्ट इज द इंटरेक्शन। जैसा कि जब हम किसी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करता है देन इट इज अ पार्ट ऑफ हिज एक्शन। उसका जो बिहेवियर है उसके साथ जो बोलना चाहिए मोड ऑफ एक्शन है दैट इज कंडक्ट। अगर मैं आप किसी भी व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं देन हाउ आई एम इंटरेक्टिंग विद अनदर पर्सन, दिस इज कॉल्ड एज कंडक्ट, राइट। सो वी कैन से दैट ह्यूमन क्या करते हैं, दे आर सोशल बीइंग, दे इंटरेक्ट फ्रिक्वेंटली विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, फ्रिक्वेंटली इंटरेक्ट करते हैं इन द सोशल मिलियू and in this interaction they need to be ethical। उस इंटरेक्शन में क्या होना जरूरी है, उनका इथिकल होना जरूरी है। सो जो टर्म है बेसिकली इथिकल ह्यूमन कंडक्ट,
किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है कि जब वी आर इंटरेक्टिंग, वन पर्सन इज इंटरेक्टिंग विद द अदर, then this interaction should be based on certain ethical principle और certain ethical standards, तभी तो उसको ethical conduct बोला जाएगा, right? तो here आपको जो इनिशियली यहां पे डायरेक्टली, क्योंकि 10 मार्क का क्वेश्चन है, देखिए इसमें एक चीज और देखनी है कि क्वेश्चन कितने मार्क का है। जनरली यूपीएससी जो है सारे के सारे क्वेश्चन कितने 10 मार्क्स के पूछ रही है और 150 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। अब जब आपके पास वर्ड लिमिट बहुत ही कम है और आपको उसमें उसी वर्ड लिमिट में उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे आपके पास उतना ज़्यादा बोलना चाहिए कि लीनियंसी नहीं होती है कि आप इसको बहुत फैला के लिखें। आपको टू द पॉइंट लिखना है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी उससे हो जाए, उस पर्टिकुलर टर्म की एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी एग्जामिनर को हो जाए, वही आपको लिखना है। अगर यहाँ पे आप कहानी लिख देंगे और उसको 200-250 वर्ड में लिखेंगे और उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो क्या है, आंसर क्वेश्चन में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपके जो भी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वर्ड लिमिट केवल 150 की है और 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को बहुत अपने ध्यान में रखना है कि आपके जो वर्ड्स हैं जो आप चूज कर रहे हैं किसी भी टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए, दे शुड बी प्रिसाइज और वो उस कंसेप्ट को क्लियरली एक्सप्लेन करते हो, राइट? तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप उसका जो इंट्रोडक्शन बना रहे हैं उसी में आप उसको टर्म को क्लैरिफाई कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो आंसर है अगर आप देखेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि बीइंग इथिकल इन आवर इंटरेक्शन विद अदर इज अ बेसिक ह्यूमन फीचर। इंट्रोडक्शन में आपको ये क्लियरली यहां पे एक एक्सप्लेनेशन उसका दिया गया है कि जब आप इंटरेक्ट करते हैं दैट इज पार्ट ऑफ योर कंडक्ट। हम बोलते हैं कि ये भाई इस पर्टिकुलर आदमी का कंडक्ट कैसा है, अच्छा नहीं है या खराब है, तो हम उसको व्हेन वी आर सेइंग दैट दिस इज राइट और रॉन्ग, तो हम यहां पे कौन सी डायमेंशन लेके आ रहे हैं, इथिकल डायमेंशन लेके आ रहे हैं, क्योंकि इथिक्स इज अबाउट, इथिक्स इज अ ब्रांच, ये एक नॉर्मेटिव ब्रांच है ऑफ स्टडी विच डील्स विद राइट और रॉन्ग ऑफ पर्टिकुलर एक्ट और कंडक्ट। जब हमारा कंडक्ट किसी के साथ राइट है या रॉन्ग है, जब हम इसको इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं, देन वी कॉल्ड इट एज अ वेदर इट इज अ इथिकल कंडक्ट और नॉट। जब व्हेन इट इज राइट देन वी से दैट आवर कंडक्ट इज इथिकल, और जब इथिकल हम बोलते हैं देन देयर मस्ट बी सर्टेन वैल्यूज। तो कंडक्ट किस पे बेस्ड होना चाहिए, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन वैल्यूज, प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स। जो पर्टिकुलर कंडक्ट है, या हम बोलना चाहिए कि जो हमारा कंडक्ट है वो किससे डिफाइन होता है, इन्हीं चीजों से डिफाइन होता है। जब आप किसी के, जैसे कि अगर हम बात करें, जब हमारा कंडक्ट है व्हेन वी आर गिविंग रेस्पेक्ट टू अनदर पर्सन व्हाइल डीलिंग विद द पर्सन, देन सर्टेनली इट इज कॉल्ड एज इथिकल कंडक्ट। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो अगर जो सबसे पहला पार्ट आता है इथिकल, ह्यूमन इथिकल कंडक्ट में, और वो क्या होता है, वन पार्ट इज रेस्पेक्ट, राइट? तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूज, प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स, दे आर पार्ट, व्हेन दे आर पार्ट ऑफ आवर इंटरेक्शन एंड वी जज द कंडक्ट बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल, देन दिस इज कॉल्ड एज इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। सो व्हेन डीलिंग और एंगेजिंग विद अदर्स इट मीन्स बीइंग ऑनेस्ट एंड रियल। तो इसमें रेस्पेक्ट आ गया, ऑनेस्टी आ गई, रियल होना आ गया, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर पार्ट ऑफ दीज वैल्यूज, प्रिंसिपल। जब हम किसी दूसरे से साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम उसके साथ, अगर जैसे कि सपोज कीजिए आपको कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन की जा रही है, कोई आपके साथ बता रहा है, कुछ आपके साथ कंडक्ट कर रहा है, तो आप क्या चाहते हैं कि वो ऑनेस्टली आपको कन्वे करे कि आप जो भी इंफॉर्मेशन वो आपको दे रहा है वो सही है, राइट? You expect honesty from the person. Similarly, another person also expect an honesty from your side. And the interaction of two persons which include this particular value, that is honesty or reality and respect,
if it is part of the interaction, then we can say that interaction is ethical or that conduct is ethical, right? So here it is founded on the principle of treating others as we wish to be treated. तो ethical जो conduct है उसकी अगर आप बेसिक जो फाउंडेशन है वो देखेंगे तो वो किस पे बेस्ड है कि हम ये चाहते हैं कि हमसे लोग जिस तरह से बिहेव करें, राइट, उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरों के साथ भी बिहेव करना पड़ेगा, राइट। तो द ट्रीटिंग अदर्स एज वी विश टू बी ट्रीटेड। तो इथिकल कंडक्ट का जो एक फाउंडेशन है वो कहां से आता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, हमारे साथ किस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है, हमें भी वैसा ही ट्रीटमेंट सामने वाले को, यानी एक अच्छा ट्रीटमेंट, वो बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द ethical dimension, so we have to be on right part, right? So we have to give the respect, we have to be honest in our conversation, in our conduct, and have to be real. और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए, जैसे कि अनटचेबिलिटी गए हैं, अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड। तो कंडक्ट किस में आता है, अनटचेबिलिटी क्या है, एक पार्ट है इंटरेक्शन का। बोलना चाहिए कि प्रीवियसली हुआ करता था जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। तो कहीं ना कहीं अगर ये प्रैक्टिस की जा रही है देन इट इज नॉट इथिकल, सो इट इज नॉट पार्ट ऑफ इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। तो यहां पे आप इस एग्जांपल को दे सकते हैं कि इफ इट इज प्रैक्टिसिंग इन द एरिया देन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। अब यहां पे फर्दर आप उसका जो करेक्टरिस्टिक्स है या किन चीजों के ऊपर वो बेस्ड किया गया है, पर्टिकुलर इथिकल कंडक्ट किन चीज़ों पे बेस्ड होता है, आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया आपको वैल्यूज़ होती हैं, प्रिंसिपल होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं। सिमिलरली वैल्यूज़, पॉलिसी, पर्सनालिटी, दीज आर ऑल करेक्टरिस्टिक्स और पार्ट ऑफ द कंडक्ट। जब आप किसी के साथ एक इथिकल कंडक्ट करते हैं तो वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, दैट इज बेस्ड ऑन द सर्टेन प्रिंसिपल, सर्टेन वैल्यूज। जैसे अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वंस वैल्यूज, एंड डेफिनेटली व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप देन इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। सो दिस इज द एलिब्रेशन कि उस पर्टिकुलर डायमेंशन को एलिब्रेट किया गया है, दैट द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप इज अ रिजल्ट ऑफ इमेजिनेशन एंड द एबिलिटी टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। तो उन्होंने, हालांकि यहाँ पे जो रिलेशनशिप है इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप इसको और क्या कर सकते हैं, क्रिस्प कर सकते हैं। ये केवल आपकी एक अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड्स को यूज किया गया है। तो यहाँ पे आप क्रिस्प कर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि इट इनेबल अस टू लिव इन द हार्मोनी विद आवर लव्ड वंस। तो रिलेशनशिप में जब इथिकल कंडक्ट आ जाता है या इथिकल एलिमेंट आ जाता है तो इट लीड्स टू द हार्मनी, राइट। क्योंकि जब हम आप सामने वाले को रेस्पेक्ट देंगे तो ऑब्वियसली ही विल ऑल्सो और शी विल ऑल्सो गिव्स द रेस्पेक्ट। तो रिलेशनशिप में ये वैल्यूज जब इंक्लूड हो जाती हैं, जो प्रिंसिपल हैं, इथिकल प्रिंसिपल हैं, वो आ जाते हैं, देन इट लीड्स टू अ हार्मोनियस और पीसफुल लाइफ। सेकेंड, पॉलिसी का अगर वहीं पे एग्जांपल लें, देन एन इंडिविजुअल्स, पॉलिसी क्या होती है, एन इंडिविजुअल्स असेट्स कंप्राइज हिज और हर सेल्फ, बॉडी, फिजिकल रिसोर्सेज। इट इज क्रिटिकल दैट दे वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। तो हमारा जो इंटरेक्शन होता है, हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारा जो कंडक्ट होता है, दैट इज ऑल्सो गाइडेड बाय द पॉलिसी। इस पर्टिकुलर, जैसे कॉरपोरेशन होते हैं, अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पे कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज होते हैं कि हाउ यू कैन कंडक्ट योर सेल्फ, एंड दे आर बेस्ड ऑन सर्टेन नॉर्म्स एंड पॉलिसीज। तो उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि पॉलिसीज आर द रेगुलेटर्स विच डिटरमाइन और विच कंट्रोल्स द कंडक्ट ऑफ पर्संस इन अ पर्टिकुलर सेटिंग। वो सोसाइटी हो सकती है, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एक बोलना चाहिए कि एक पर्टिकुलर गैदरिंग हो सकती है लोगों की, जहाँ पे कि सर्टेन नॉर्म्स के थ्रू क्या होता है, इंटरेक्शन गाइडेड होता है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिसी। सिमिलरली इसी तरह से आप इस टर्म को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। So apart from these policy, there are legal standards, behavior and ethical norms
विच आर जनरली वाइडर और लेस फॉर्मल देन लॉज. जो ह्यूमन कंडक्ट है, अगर उसको देखेंगे तो आप वो, इट इज आइदर गाइडेड इंटरनली और एक्सटर्नली. जो ह्यूमन कंडक्ट है, इट इज गाइडेड इंटरनली और एक्सटर्नली. इंटरनली की बात करें तो इट इज गाइडेड बाय मोरल्स, प्रिंसिपल्स, conscience. Externally it is guided by laws, regulations, norms. दोनों के दोनों ही क्या करते हैं, ह्यूमन कंडक्ट को गाइड करते हैं. और जो इंटरनल डायमेंशन है, दैट इज मोर रिफ्लेक्ट द इथिकल डायमेंशन. क्योंकि यहां पे क्या है, दिस इज मोर अबाउट लीगल डायमेंशन और रेगुलेशंस, एंड दिस इंटरनल डायमेंशन रिफ्लेक्ट द इथिकल एस्पेक्ट. जहां पे कि लॉज नहीं है, नॉर्म्स नहीं है, कोई ऐसा लीगल फाउंडेशन नहीं है, स्टिल वी आर एडहरिंग टू सर्टेन वैल्यूज एंड सर्टेन प्रिंसिपल इन डीलिंग विद द पर्सन. तो वहां पे क्या होता है, दैट आर कंडक्ट बिकम इथिकल. सो दैट्स हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन दीज पर्टिकुलर क्वेश्चन. जैसे इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप अगर ले सकते हैं तो यहां पे सिविल डिसोबीडियंस का एग्जाम्पल लिया जा सकता है, जो कि महात्मा गांधी ने दिया था, कि इट वाज गाइडेड बाय द इथिकल एस्पेक्ट और द इंटरनल. कि जो महात्मा गांधी के जो दो मेन वेपन थे, इट वाज सत्य, दैट इज ट्रूथ, एंड अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस. और जो सिविल डिसोबीडियंस था, इट वाज बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज. सो इट वाज रिफ्लेक्टिंग, डिस्पाइट बीइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इट वाज रिफ्लेक्टिंग, इट वाज बेस्ड ऑन सर्टेन वैल्यूज. तो कहीं ना कहीं वो कंडक्ट कैसा था, और बोलना चाहिए कि जो इंटरेक्शन था, दैट वाज बेस्ड ऑन सर्टेन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल which highlight the ethical dimension. Right? Now we will discuss the next question.